Hello students, how are you? Welcome back मेटा स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में हमने तत्वों की आवर्तीयता स्टार्ट कर दी थी, मतलब पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर दी थी और हमने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, एक आवर्त सारणी की हमने स्टडी की थी और वो आवर्त सारणी थी डोबेराइनर की। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा नए नए साइंटिस्ट आते रहेंगे और वो साइंटिस्ट इसीलिए आएंगे ताकि जो पहले वाला साइंटिस्ट है ना उसकी कमियों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, उसकी कमियों को डिटेक्ट किया जा सके। तो डोबेराइनर के बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया, क्योंकि डोबेराइनर जो था पीरियोडिक टेबल नहीं जमा पाया, उसने त्रिक जो ट्रेड रूल दिया था वो अप्लाई नहीं हो पाया, तो डोबेराइनर के बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया वो था अलेक्जेंडर न्यूलैंड, और हम आज उसी की पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी। न्यूलैंड की आवर्त सारणी। देखो, एक जर्मन साइंटिस्ट है और इसका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अलेक्जेंडर न्यूलैंड, और इसने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो दी थी 1865 में। डोबेराइनर की कब आई थी 1829 में, इसकी कब आई है 1865 में। डोबेराइनर के समय कितने तत्व थे, 31, और न्यूलैंड के समय तत्वों की जो संख्या है, न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या है 56, यानी कि 56 तत्व। अब न्यूलैंड को क्या करना है, इन 56 तत्वों को अरेंज करना है। न्यूलैंड को करना क्या है, इन 56 तत्वों को अरेंज करना है। अब सुनना ध्यान से, न्यूलैंड ने जैसे डोबेराइनर हमने पढ़ा था, उसने तो अपने तत्वों को जमाने के लिए तीन तीन के त्रिक नियम बनाए थे। इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, अपने 56 तत्वों को जमाने के लिए इसने जो आधार दिया, इसने जो आधार दिया वो ये था, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। मतलब एक तत्व, फिर उससे ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व, फिर उससे ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व, फिर उससे ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व, ऐसे इसने तत्वों को बढ़ते हुए, मेन चीज है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इसने क्या कर दिया, जमाना स्टार्ट कर दिया। और इसने अपनी जो आवर्त सारणी का जो बेस बनाया, ये तो इसकी पीरियोडिक टेबल का क्या था, आधार था कि ऐसे तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में जमाना है। और इसने अपनी जो आवर्त सारणी स्टार्ट की वो हाइड्रोजन से स्टार्ट की थी, और इसने अपनी आवर्त सारणी को जमाने के लिए संगीत के 8 शब्द लिए। संगीत के शब्द आते हैं ना 8, सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत के 8 शब्द या संगीत के 8 व्यंजन, कुछ ही बोल दो, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वो सा किस में जाएगा, वापस। तो इसने क्या किया अपनी पीरियोडिक टेबल के लिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना तो माइंड में रखना कि बढ़ते हुए परमाणु भार पर जमाना है। अब उसने जमाने के लिए क्या किया, 7 वर्ग बनाए, एक सा वर्ग, फिर रे वर्ग, फिर गा वर्ग, फिर मा वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर धा वर्ग और फिर 9, और इनमें तत्वों को जमाना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे जमाता है, इसकी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं एक बार। देखो, पीरियोडिक टेबल का आधार क्या है, मतलब जमाया कैसे, संगीत के 8 सुर या शब्द, कुछ ही बोल दो, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वो सा इसमें आ जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा रे गा इसमें आ जाएगा। ऐसे उसने जमाया। देखो, उसने अपनी आवर्त सारणी में कितने वर्ग बनाए, वर्ग का मतलब है जो कॉलम बनेगा ना, उसे मैं वर्ग बोल रहा हूँ, और आपको भी वर्ग ही बोलना है। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, और संख्या में कितने हो गए, 7। तो पहले वर्ग को सा वर्ग बोलेंगे, दूसरे को रे वर्ग बोलेंगे, तीसरे को गा वर्ग बोलेंगे। देखो ऐसे जमाना है। सबसे पहले लिया सा,
तो ये तो हो गया सा वर्ग। उसके बाद रे, फिर उसके बाद गा, फिर उसके बाद मा, फिर उसके बाद पा, फिर उसके बाद धा, और फिर उसके बाद नी। ऐसे तो कितने कॉलम हो गए? 7 कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 7। ये लो, ऐसे 7 कॉलम बनाने हैं। तो इसकी आवर्त सारणी का जो बेस था वो थे संगीत के 8 शब्द। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो तत्व आप इनमें जमाने जा रहे हो वो कैसे जमेंगे? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। ये तो क्या थे इसके? ये तो वर्ग है, सा वर्ग, रे वर्ग, गा वर्ग, मा वर्ग, पा वर्ग, धा वर्ग और नी वर्ग। तो इसने अपनी जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की वो कहाँ से स्टार्ट की? एच से। कहाँ से स्टार्ट की? एच से। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है? हीलियम। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं और आप अभी से इस चीज को अपने माइंड में लॉक कर लो। आवर्त सारणी में एक वर्ग आता है 17वां, वो आगे की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको अभी याद रखना है। हीलियम, नियोन, हीना, नीना और कैटरीना 0 रन पर। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रैंडम, ये जितने भी तत्व आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे तत्व नोबल गैस है। इनर्ट गैस भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? और या फिर हिंदी में बोल सकते हो आप इसको अक्रिय गैस। मतलब ये वायुमंडल या पर्यावरण में पाई जाने वाली ऐसे गैसें हैं अक्रिय, ये किसी से क्रिया नहीं करती। इनर्ट है, ये इनएक्टिव है, ये सिर्फ वायुमंडल में पड़ी रहती है। हमने पढ़ा था ना वोंडरवॉल त्रिज्या, वोंडरवॉल त्रिज्या किसमें पाई जाती है? सिर्फ अक्रिय गैसों में। तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है और ये रैंडम है। ये सारे के सारे क्या है? अक्रिय गैसें हैं। ये सब गैसें हैं, सबकी सब गैसें, और ये किसी से भी क्रिया नहीं करती। और आपको ये भी ध्यान रखना इन गैसों का जिक्र हमें किसी भी पीरियोडिक टेबल में नहीं करना है, सिवाय जो लास्ट वाली पीरियोडिक टेबल आएगी ना हेनरी मोजने वाली आधुनिक आवर्त सारणी, उनमें इनको दर्शाना है बस। उस पीरियोडिक टेबल के अलावा कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी वैज्ञानिक ने इन गैसों का जिक्र नहीं किया है। अब देखो हीलियम 2 नंबर पर आता है, तो ये डालना ही नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम को हटाओ, इनको तो रखना ही नहीं ना। ये हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम के बाद में कौन आता है? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा? फ्लोरीन। कौन आएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद में आता है नियोन, तो नियोन तो मैं रखना नहीं है। नियोन के बाद में आता है सोडियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और फिर सल्फर। सल्फर के बाद में आएगा कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में आर्गन आता है जो हमें दर्शाना नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में नहीं, बस लास्ट वाले में आएंगे ये। ठीक है। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन को क्या करो? डिले करो। आर्गन के बाद में कौन आता है? पोटाशियम और फिर ये आएगा कैल्शियम। ठीक है। अब कैल्शियम के बाद यहाँ पर क्रोमियम आएगा, यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर एफ आएगा और यहाँ पर आएगा टाइटेनियम। ओके, यहाँ पर एफ ई, यहाँ पर कोबाल्ट और यहाँ पर निकेल। देखो आप सोच रहे हो सर ये लास्ट में क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, भी समझा दूंगा। देखो ये पीरियोडिक टेबल है किसकी? न्यूलैंड की। किसकी है? न्यूलैंड की। अब देखो कैल्शियम तक तो आपको समझ में आ गया। कैल्शियम के बाद में आता है 21 नंबर पर स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम और फिर क्रोमियम, ये 24 नंबर पर आता है। लेकिन वो 3 को लैप्स करके ये लिखा है। अब इसने लिखा है हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसकी पीरियोडिक टेबल है। क्रोमियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये 24 वाला, ये 22 वाला, फिर मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोम, मैग्नीज, ये 25 वाला, फिर 26 पर ये एफ लोहा है,
फिर ये 27 कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक ही जगह रख दिया, कोई बात नहीं, इनसे एक पॉइंट तैयार होगा इसलिए मैंने डाला है, बाकी आपको तो कैल्शियम तक काम चलाना है। देखो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे जमाई, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, और ये सही भी है। हाइड्रोजन से ज्यादा परमाणु भार लिथियम का, इससे ज्यादा बोरोन का, इससे ज्यादा बोरोन का, इससे कार्बन का, नाइट्रोजन, ये सब बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो सबसे मेन बात है इसकी पीरियोडिक टेबल की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को जमाया अष्टक नियम के आधार पर। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये अष्टक नियम क्या है? देखो इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को जमाने के लिए, या अपनी पीरियोडिक टेबल का जो इसने सार दिया ना, वो अष्टक नियम से दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूलैंड के अष्टक नियम को समझाइए, तो अष्टक नियम क्या है वो मैं बता दूं। देखो अष्टक नियम ये है कि किसी भी वर्ग में आने वाला तत्व, कोई सा भी तत्व उठा लो आप, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे लिथियम, चाहे बेरिलियम, चाहे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, कोई भी तत्व ले लो, किसी भी वर्ग में आने वाला तत्व, उसी वर्ग में आने वाला जो दूसरा तत्व है, तो इन दोनों तत्वों में 8 अंक का अंतर है। मतलब ये है कि न्यूलैंड अपनी जो आवर्त सारणी जमाई वो ऐसे जमाई कि कोई भी तत्व 1 नंबर पर आने वाला तत्व और उसके बाद आने वाला 8वें नंबर का तत्व आपस में गुणों में समान है। देखो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, इन सब में देखो, इनमें तो नहीं है, मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप सोचो कि इसमें तो 8 नंबर का गैप नहीं है, तो वर्ग ही अलग अलग हो गए ना। बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वर्ग में आने वाला एक तत्व, इसके बाद आने वाला जो तत्व है ना, वो उसके 8 अंक के बाद में आएगा, तो वो गुणधर्म में, भले वो रासायनिक गुण हो, भले वो भौतिक गुण हो, वो आपस में समान रहते हैं। अब सुनो बात, किसी भी वर्ग में आने वाला तत्व अपने आगे आने वाले तत्व से 8 नंबर का या 8 अंक का डिफरेंस रखता है, उसे अष्टक नियम कहते हैं। देखो सही शब्दों में अगर इसको बोला जाए ना, तो वो ये है कि किसी भी वर्ग में आने वाला तत्व अपने आने वाले 8वें नंबर के तत्व से, किसी भी वर्ग में आने वाला तत्व अपने 8वें नंबर पर आने वाले तत्व से रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता दर्शाता है, इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। मतलब एक तत्व आ रहा है, उसके बाद जो तत्व आ रहा है ना, वो उसके 8 नंबर के बाद आ रहा है, फिर उसके बाद आएगा वो 8 नंबर के बाद आएगा। तो न्यूलैंड ने ऐसे ही जमाया है कि हाइड्रोजन के बाद 8 नंबर पर कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद 8 नंबर पर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। ऐसे जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद 8 नंबर पर कौन आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम के बाद 8 नंबर पर कौन आएगा, पोटेशियम आएगा, बेरिलियम के बाद 8 नंबर पर, आप चाहे तो करके देख सकते हो, ट्राई कर लो। ये जो गैप दिख रहा ना, ये 8 का गैप है, ये गैप है कितने का है, 8 का, ये 8 का गैप, ये 8 का गैप, ये 8 का, ये 8 का, ये 8 का गैप, ये 8 का, ये नहीं है, लेकिन ये 8 का गैप नहीं है, यही तो इसकी मिस्टेक थी, वो पहले ही तो बता दूं मैं, ठीक है। तो इसकी पीरियोडिक टेबल का जो सार है वो है अष्टक नियम। और अष्टक नियम का मतलब है किसी भी वर्ग में आने वाला पहला तत्व अपने आगे आने वाले 8वें तत्व से रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता दर्शाता है, इसीलिए उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। पहला और उसके बाद आने वाला 8वां आपस में गुणों में कैसे है, समान। जैसे लिथियम और सोडियम आपस में गुणों में समान है और इनके बीच में 8 का गैप, इसलिए अष्टक नियम कहते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम में 8 का गैप है। किसी भी वर्ग का पहला तत्व अपने आने वाले 8वें तत्व से गुणों में समानता दर्शाता है, इसीलिए उनको एक ही वर्ग में रखा। अब बात समझ में आई? अब आप देखो ये डिफरेंस समझाता हूं मैं तुम लोगों को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। इनमें देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन में, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। अब आप एक काम करो, हीलियम तो हटेगा, हीलियम तो अक्रिय गैस है, ये तो हटेगी, हटाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8,
आ गया ना 8 नंबर पे, ये 1 पे ये 8 पे, तो इनमें गैप कितने का है? 8 का। हाँ ये भी मैच करो, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। क्लोरीन आ गया ना, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। नियोन हटेगा यहाँ से क्योंकि नियोन इनर्ट गैस है। अब देखो, आप चाहो तो वैसे फ्लोरीन 9 पे आता है, 9, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 8 का गैप देखना ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा ना 8 पे। आप चाहो तो ऐसे देख लो, ये 9 पे आता है, 10 का तो हट गया नियोन, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। गैप कितने का है? 8 का। अब यहाँ पर किसी को भी उठा के देख लो, इसमें भी 8 का गैप आएगा, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का गैप, इसमें भी 8 का, इनमें भी 8 का गैप है। तो अब सुनो डिटेल से अलेक्जेंडर की पूरी पीरियोडिक टेबल, सुनना ध्यान से। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो 1865 में दी थी। उस समय तत्वों की संख्या थी 56, ठीक है। इसने अपनी आवर्त सारणी का जो आधार बनाया वो था परमाणुओं का बढ़ता हुआ परमाणु भार, ठीक है। इसने अपनी आवर्त सारणी को जमाने के लिए संगीत के 8 सुर ले लिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, और 7 वर्ग बना दिए, सा वर्ग, रे वर्ग, गा वर्ग, मा वर्ग, पा वर्ग, धा वर्ग और नी वर्ग। अब इसकी आवर्त सारणी का जो मुख्य निचोड़ था वो था अष्टक नियम, और अष्टक नियम का मतलब था किसी भी वर्ग में आने वाला पहला तत्व अपने आने वाले 8वें तत्व से रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता दर्शाता है, इसीलिए उनको एक ही वर्ग में जमाया गया है और उनमें 8-8 अंकों का अंतराल होगा, ऐसे जमा दिया। ये थी न्यूलैंड की आवर्त सारणी। लेकिन हुआ क्या, जो होना था, न्यूलैंड की आवर्त सारणी फेल हो गई। न्यूलैंड की आवर्त सारणी क्या हो गई? फेल। अब क्यों फेल हुई सुन लो। वो इसलिए फेल हुई कि जो न्यूलैंड की आवर्त सारणी है ना वो सिर्फ कैल्शियम तक ही चली। कैल्शियम तक चलने का मतलब है ये जो 8-8 का गैप आ रहा था ना वो कहां तक आया? कैल्शियम तक। इसमें भी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड यहां पर भी 8 का गैप आना चाहिए ना। एल्यूमिनियम और क्रोमियम में भी कितने का गैप आना चाहिए? 8 का। सिलिकॉन और टाइटेनियम में भी कितने का गैप, लेकिन नहीं आ रहा। ये गैप कहां तक है? कैल्शियम तक। अष्टक नियम कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। आप यहां चेक कर सकते हो, एल्यूमिनियम क्रोमियम में चेक करते हैं, देखो एक बार। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। आर्गन हट जाएगा क्योंकि इनर्ट गैस है। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गलत है। कैल्शियम के आगे जितने भी तत्व जमे है ना वहां पर न्यूलैंड की आवर्त सारणी का अष्टक नियम लागू ही नहीं होता, तो ये सारणी ही, ये टेबल ही क्या हो गई? फेल हो गई। ये थी इसकी पहली कमी कि कैल्शियम तक ही लागू हो पाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है वो सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू होती है और हल्का तत्व है कैल्शियम। आवर्त सारणी में ऊपर ही आ जाता है, जो मुख्य आवर्त सारणी है ना उसमें कैल्शियम ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको हल्का तत्व मानते हैं। हल्के तत्वों तक ही लागू होती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि न्यूलैंड ने 2-2 तत्वों को एक जगह रख दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2-2 तत्वों को एक जगह नहीं रख सकते। इसके अलावा न्यूलैंड ने उन तत्वों को भी अलग अलग कर दिया जो गुणों में समानता दर्शाते हैं। जैसे ये कोबाल्ट और निकल किससे मैच करते हैं? Fe से। फेकोनी, ये 3 वर्ड याद रखना, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों आपस में गुणों में समान होते हैं, लेकिन न्यूलैंड ने इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। और न्यूलैंड ने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया था, एक अपनी तरफ से प्रिडिक्शन कर दी थी वह भविष्यवाणी कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले समय में 56 से ज्यादा तत्व कभी भी नहीं मिल पाएंगे, जो कि गलत है। आज कितने तत्व हैं? 118, ठीक है। तो ये न्यूलैंड की आवर्त सारणी है। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूलैंड की आवर्त सारणी की कमियां। वैसे कमियां मैंने समझा दी, लेकिन फिर भी हम सीक्वेंस के साथ पढ़ लेते हैं एक बार। देखो जो न्यूलैंड की ड्रॉबैक्स है, कमियां।
न्यूलैंड की आवर्त सारणी की कमियां, और कमियां सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। पहली कमी, न्यूलैंड की आवर्त सारणी हल्के तत्वों पर लागू होती है। हल्का मतलब कैल्शियम तक लागू होती है। दूसरी, इसकी जो आवर्त सारणी है कैल्शियम तक ही लागू हो पाई, लागू हो पाई, आगे आने वाले तत्वों पर अष्टक नियम चलाई नहीं। तीसरी, न्यूलैंड ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को, समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया तथा असमान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। चौथी एक बार लिख देता हूं। चौथी जो कमी थी, न्यूलैंड ने भविष्यवाणी की कि भविष्य में कभी भी 56 से ज्यादा तत्व ज्ञात नहीं हो पाएंगे। ये लो, ये न्यूलैंड की आवर्त सारणी की क्या थी कमियां, सुनो ध्यान से। न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी वो हल्के तत्वों पर लागू होती है। कहां तक अप्लाई हो रही है? कैल्शियम तक। और कैल्शियम एक लाइट एलिमेंट है। कैल्शियम हल्का कैसे है, इसके लिए आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर की सबसे लास्ट वाली स्टोरी या सबसे लास्ट, वहां पर पता लग जाएगा। आवर्त सारणी कैल्शियम तक ही लागू हो पाई, अभी बना के दिखाया मैंने। मतलब अष्टक नियम कहां तक लग पाया? 8 तक, उसके आगे फेल हो रहा था। 8 की जगह 11, 11, 13, 13, 15, 15 का गैप आने लग गया। न्यूलैंड ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा था ना, Fe को तो कहां पे रख दिया? लास्ट वाले वर्ग में। और उससे समान, उससे जो सिमिलरिटी मैच करते हैं, कोबाल्ट और निकल, उसको पहले वर्ग में रख दिया। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही, जो कोबाल्ट और निकल थे वो उस पहले वर्ग में किसी भी तत्व से मैच नहीं कर पा रहे थे। इसने ये तक कह दिया कि भविष्य में कभी भी 56 से ज्यादा तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ये न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल की क्या रही? कुछ कमियां रही। अब जब इसकी पीरियोडिक टेबल में कमी है, मतलब ये भी तत्वों को अरेंज नहीं कर पाया, तो इसके बाद तत्वों को जो अरेंज करने आएगा, मतलब तीसरे नंबर की पीरियोडिक टेबल, उसने काफी हद तक पीरियोडिक टेबल को एक नया आधारभूत ढांचा दिया था, और उस वैज्ञानिक का नाम है दमित्री मेंडलीव। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।